आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष भूगोल के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र के पृथ्वी की उत्पत्ति अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अनेक परिकल्पनाओं का अध्ययन किया, जो कि प्रारंभ में ऐसा लगता था कि यह सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्त प्रकार के आलोचनाओं को या शंकाओं को दूर कर देगा, लेकिन जैसे जैसे आलोचनाएं शुरू हुई वैसे वैसे दोष लगातार सामने आते चले गए। अब तक किसी भी परिकल्पना को हम लोग यह नहीं कह सकते कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्त प्रकार के तथ्यों का वर्णन करती है। शुरू में लगता है कि हाँ, यह परिकल्पना शायद पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्त तथ्यों को पूरा कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे विद्वानों द्वारा आलोचनाएं शुरू होती हैं वैसे वैसे इसके दोष सामने आने लगते हैं और कालांतर में इसे अमान्य कर दिया जाता है। आज इसी क्रम में टाइडल हाइपोथेसिस के अंतर्गत ही, ज्वारीय सिद्धांत के अंतर्गत ही एक अन्य परिकल्पना हम लोग देखेंगे। वह है होयल तथा लिटलटन की नवतारक परिकल्पना, नोवा स्टार हाइपोथेसिस ऑफ होयल एंड लिटलटन। होयल तथा लिटलटन नामक विद्वानों द्वारा पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की गई, जिसे काफ़ी मान्यता मिली। लेकिन जब आलोचनाएं इस परिकल्पना की शुरू हुई तो वही पहले जैसी ही स्थिति बन गई। कई दोष सामने आ गए और अंततः इसे भी अमान्य कर दिया गया। ब्रिटिश गणितज्ञ होयल तथा लिटलटन ने अपनी यह संकल्पना 1939 में वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, यह सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर थी और इससे पहले यह सिद्ध हो चुका था कि ग्रहों की रचना सिलिका, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, निकेल, लोहा, कैल्शियम जैसे भारी पदार्थों से हुई है। इन भारी तत्वों का योग ग्रहों की रचना में 98% से अधिक है, किंतु तारों में हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता है। अंतरिक्ष में भी हाइड्रोजन व हीलियम जैसे हल्के तत्वों की प्रधानता है। एक प्रश्न उठ गया भाई कि अंतरिक्ष में, तारों में तो हल्के तत्व हैं, लेकिन ग्रहों में ऑक्सीजन, निकेल, लोहा, कैल्शियम जैसे भारी पदार्थ हैं। इसका समाधान कैसे हो? तो इसलिए कि इस कमी को या इस प्रकार के विरोधाभास को दूर करने के लिए ब्रिटिश विद्वान होयल तथा लिटलटन ने बताया कि हाइड्रोजन के जलने से भारी तत्व उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोजन के जलने से भारी तत्व उत्पन्न होते हैं, किंतु साधारण ताप पर हाइड्रोजन के जलने से केवल हीलियम तत्व की प्रधानता होती है, हीलियम तत्व की उत्पत्ति होती है। भारी तत्वों के निर्माण के लिए हाइड्रोजन के जलने की प्रक्रिया उच्च तापमानों पर होनी चाहिए। अगर निम्न तापमान पे होगी, कम तापमान पे होगी तो हीलियम बनेंगे, अगर उच्च तापमान पे होगी तो भारी तत्व ऑक्सीजन, निकेल, लोहा, कैल्शियम जैसे तत्व बनेंगे। और तारों में ऊष्मा और ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के जलने से हीलियम उत्पन्न होता है जो ऊर्जा पैदा करती है। इस प्रक्रिया से तारे में हाइड्रोजन की क्रमशः कमी होती जा रही है। अतः ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए तारों को संकुचित होना पड़ता है। संकुचन की क्रिया में तारे के केंद्र में ऊष्मा बढ़ जाती है। ऊष्मा बढ़ने के साथ ही साथ दाब भी बढ़ता है। अत्यधिक दाब होने पर तारा अस्थिर होकर नष्ट होने की अवस्था में पहुंच जाता है और संकुचन के कारण तारे की घूर्णन गति बढ़ जाती है। तीव्र घूर्णन से अपकेंद्री बल अधिक हो जाता है और पदार्थ बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। शुरू में हल्के पदार्थ और बाद में भारी पदार्थ बाहर की ओर फेंके जाते हैं।
इस प्रकार ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। इसे हम लोग एक चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। और देखिए, सुपरनोवा या नव तारा, ये नव तारा, ये इसके तत्व वायुमंडल में उसी प्रक्रिया से प्रक्रम से फैल जाते हैं। नोवा और ये सूर्य। इस प्रकार ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। अब भारी पदार्थ जब बाहर फेंके जाने के पश्चात तारे के केंद्र की दिव्य ज्योति दिखाई पड़ती है। यह प्रकाश सूर्य से कई लाख गुना होता है। ऐसे तारों को नोवा स्टार या नव तारा कहते हैं। जब किसी तारे में सूर्य की अपेक्षा लगभग 1 अरब गुना ज्योति उत्पन्न होती है तो वह अभिनव तारा हो जाता है, सुपरनोवा। नोवा, नोवा स्टार, सुपरनोवा, जब उसमें 1 अरब गुनी ज्योति अधिक उत्पन्न होती है तो सुपरनोवा हो जाता है। विश्व में ऐसे सुपरनोवा 2 या 3 शताब्दियों के बाद दिखाई देते हैं। कुछ प्रज्वलित निहारिकाएं इसी प्रकार उत्पन्न हुई हैं। होयल व लिटलटन के अनुसार युग्म तारों, बाइनरी स्टार्स में से एक तारा सूर्य व दूसरा अभिनव तारा था, सुपरनोवा था। दोनों के मध्य सूर्य से बृहस्पति जितनी दूरी थी। सूर्य से जुपिटर जितनी दूरी थी। सूर्य से बृहस्पति जितनी दूरी थी सुपरनोवा के मध्य डिस्टेंस। ये सुपरनोवा होयल के अनुसार सुपरनोवा या विखंडित तारा एक दिशा में अधिक पदार्थ फेंक रहा था। इस पदार्थ को सूर्य ने आकर्षित कर लिया। यही आकर्षित पदार्थ ग्रहों के रूप में संगठित हुआ। तारे की शेष नाभि विस्फोट के समय प्रतिक्षिप्त होकर अपना मार्ग छोड़ गई। इसे हम लोग अन्य चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए, अब इसे चित्र के माध्यम से देखेंगे हम लोग। सूर्य, सूर्य और साथी तारे सुपरनोवा का विस्फोट। ये चित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि सुपरनोवा का विस्फोट। सुपरनोवा और दूसरे में, इसके आगे वाले भाग में, इसमें सूर्य और सुपरनोवा का नाभि केंद्र। नाभि केंद्र और फिर तीसरे चित्र में आपको दिखाया जाएगा
बीच में सूर्य, सूर्य, लिटिलटन के अनुसार सुपरनोवा से निष्कासित पदार्थ अधिक उष्ण तथा गैसमय होने के कारण सूर्य के चारों ओर बिंब की आकृति में फैल गए, जिससे कि इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया गया। अधिक ताप के कारण इससे भारी पदार्थ की रचना होगी। इस प्रकार ग्रहों के निर्माण में भारी पदार्थ तथा कोणीय संवेग की समस्याओं का हल हो जाता है। किंतु ग्रहों की विभिन्न दूरियों पर रचना तथा गति संबंधी प्रश्न अभी भी छूट जाते हैं, रह जाते हैं। इसलिए अधिकांश आलोचकों ने इस परिकल्पना को काल्पनिक ही माना है। अब देखिए, इसमें यह भी बताया गया कि तीव्र गति से जब ये गति करते हैं, घूर्णन करते हैं, तो ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। गति कर देखिए, ऊपर का भाग संकरा होता जा रहा है। और ये उपग्रह में ये खंडित होते जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या को हल करने का प्रयास किया, लेकिन कई आलोचनाएं हुई। आलोचनाएं के बाद इस हाइपोथेसिस को अमान्य करार दिया गया। इसके बाद हम लोग आगे का अध्ययन देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।